किश्तों वाला संपूर्ण लॉकडाउन कल समाप्त हो गया। आज से लॉकडाउन की तीसरी किश्त शुरू हुई तो रंग बदला बदला दिखाई दिया। आज सीमित उपस्थिति के साथ दफ्तर खुल गए हैं, कई दूसरी सेवाएं शुरू की गई हैं, लेकिन सुर्खियां बन गए हैं शराब के ठेके। जी हां, शराब की दुकान खुलने से पहले ही सुबह से लोग वहां पर ऐसे उमड़े कि शहर शहर सभी दुकानों पर इसी तरह का मंजर दिखाई दिया। वाह, क्या नजारा है। सुबह सुबह शहर शहर शराब की दुकानों पर लंबी कतार। मानो लॉकडाउन में छूट से ज्यादा शराब की दुकानों के ही खुलने का इंतजार रहा हो। हर शहर में एक ही तस्वीर, शराब के लिए एक जैसी बेताबी। लक्ष्मी नगर की इस तस्वीर को देखिए। शराब खरीदने के लिए यहाँ 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी की तैसी हो गई। दिल्ली के झील इलाके की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ भी कई किलोमीटर लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं अता पता नहीं। तीसरे चरण के लॉकडाउन का आज पहला दिन है। दिल्ली में कुछ चीजों के लिए छूट दी गई थी, यानी कि शराब बेचने की भी छूट अलग अलग जगहों पर दी गई थी। इस वक्त मैं दिल्ली के झील चौक चौराहे पर मौजूद हूं। यहां पर शराब खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सामने आप देख रहे हैं कि ये शराब का ठेका है और इस ठेके के पास लंबी लाइन लगी हुई, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन ऐसे ही दोनों तरफ लगी हुई है। लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि सभी लोग जो अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं वो शराब खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद इनको इस बात की छूट मिली है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग लंबी लाइनें यहाँ पर लगा करके खड़े हुए हैं। हालत ऐसी हो गई कि 11 बजे दिल्ली पुलिस ने झील की शराब की दुकान को बंद करा दिया और लोगों को तितर बितर कर हटा दिया। दिल्ली के शिवपुरी की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ भी हजारों लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा पार हो गई। पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। शराब की दुकान को बंद करा दिया गया। सचमुच ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली के मदिरा प्रेमी 40 दिनों से प्यासे हों। दरियागंज की इस तस्वीर को देखिए। ये महाशय एक ही साथ कई दिनों का स्टॉक लेने पहुंचे हैं। इन्हें डर है कि कहीं फिर से शराब की दुकानें बंद न हो जाएं। मैंने 12 लेनी है। क्यों लेनी है? बेचने के लिए कि पीने के लिए? पीने के लिए लेनी है। अपने लिए कि पड़ोस के लिए? इसलिए लेनी है, दोबारा फिर बंद हो जाए ताकि दिक्कत तो नहीं आएगी ना। एक मिनट, क्या कह रहे हो? अगर दोबारा फिर बंद हो जाएगा, उसके अलावा मतलब जैसे सामान हमारे पास सामान होगा, दिक्कत तो नहीं आएगी ना बाद में। कहाँ से आए हो? हम गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से दरियागंज तक आए हो? हाँ जी। दारू लेने? यस। क्यों, वहाँ नहीं मिल रही? नहीं, वहाँ नहीं मिल रही। लक्ष्मी नगर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, 3 किलोमीटर लंबी। कुछ लोगों ने दूसरों की जगह शराब की लाइन में होने का दावा किया, तो एक सज्जन ऐसे भी मिले जो गीता कॉलोनी से सिर्फ शराब खरीदने दरियागंज पहुंचे थे। कहाँ से आए हो? गीता कॉलोनी। आप दोनों गीता कॉलोनी से आए हो? कितनी देर हो गई इस लाइन में? 2 घंटे हो गए। हाँ जी, 2 बस। 2 घंटे से इस लाइन में हो? लक्ष्मी नगर में ठीक है, कितने बजे गए थे? सुबह 8 बजे। दिल्ली के लोग पीने पिलाने में यकीन रखते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सुबह सुबह लोग ऐसे उमड़ जाएंगे, ये किसने सोचा था। ऐसा लग रहा था मानो 1.5 महीने की प्यास जल्द से जल्द मिटा लेने की बेताबी हो। इस वक्त हम लोग करोल बाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक शराब की दुकान के बाहर के हम आपको हालात दिखाते हैं। ये आप लाइन देखिए। ये दुकान जहां पर है वहां से ये दूरी तकरीबन 300 मीटर के आसपास है, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। आगे आप जो देख रहे हैं, जहां पर आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है, वहां से राइट लेकर के दूर दुकान है और यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप देखिए ये लाइन कहाँ तक है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसी तरफ नहीं, ये लाइन सड़क के दूसरी तरफ भी लगी हुई है। देखिए जो मेन रोड है, ये करोल बाग की मेन रोड है, इसके दूसरी तरफ आप रोड पे आप देखिए, उधर भी आपको पुलिस लाइन मैनेज करते हुए नजर आएगी। शराब की ज्यादातर दुकानों के बाहर गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बनाया गया था। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई थी,
लेकिन शराब की तलब में कई जगहों पर सामाजिक दूरी का नियम टूटता भी नजर आया। इन तस्वीरों से साफ है कि लॉकडाउन की परेशानी लोग भूल चुके हैं और कोरोना की मार का गम भुलाने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। शराब की दुकानों के बाहर दिल्ली में कैसा नजारा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन दिल्ली से पीछे नहीं रहे मुंबई और बेंगलुरु वाले भी, क्योंकि शराब की तलब हर शहर में एक जैसी दिखाई दी। कोरोना का डर क्या होता है आज वो सभी भूल गए। ऐसा मंजर शायद ही कभी दिखा हो। नोएडा में शराब की दुकान के शटर जैसे ही ऊपर उठे, लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। दुकान खुलने से पहले ही लंबी कतार लगी थी, शायद इस डर से कि कहीं सरकार ये फैसला वापस ना ले ले। ऐसे हिंदुस्तान में अल्कोहल की शॉप्स के बाहर किलोमीटर लंबी क्यू लगी है। हर कोई बैग लेके आया है, इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब उसकी बारी आए और वो अल्कोहल लेके घर जाए। लेकिन एक सवाल कई लोगों के दिमाग में है कि कहीं ऐसा ना हो इतनी भीड़ की वजह से दुकानों में अल्कोहल ही खत्म हो जाए। आइए इनसे जानते हैं कि अल्कोहल इनकी दुकान में कब तक रहेगी। भैया आपकी दुकान में कब तक रहेगी अल्कोहल? जी दुकान में अल्कोहल स्टॉक खत्म होने की चांसेस लगते हैं आपको? स्टॉक है, काफी है मैडम। 4-5 दिन के जी। कितने बजे से कितने बजे तक आप दुकान खोलेंगे? सुबह 10:05 में खोलेंगे और शाम को 7 बजे बंद करने। 10 मिनट पहले बंद कर देंगे 7 बजने में। यूपी की राजधानी का नजारा भी कुछ अलग नहीं था। नवाबों के शहर के लोग भी ये जतलाने में पीछे नहीं रहे कि पीने पिलाने में उन्हें भी परहेज नहीं। मार्च का महीना आखिरी था जिसमें स्टॉक खत्म होने का भी डर था, जिसकी वजह से स्टॉक बहुत कम है। तो लोगों को चिंता इस बात की है कि इतने दिन के बाद अगर शराब की दुकानें खुली हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको मिल ना पाए, इसलिए तमाम लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं। और कितना स्टॉक है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन यही नज़ारा शहर के लगभग हर शराब की दुकान का है, जहां पर लोग इकट्ठा हैं और लाइन लगा करके शराब खरीद रहे हैं जिससे कि उनको मिल जाए। कौन कहां से कैसे शराब खरीद रहा है ये शायद ही कभी सुर्खियां बना हो, लेकिन लॉकडाउन ने आज मदिरा प्रेमियों को मशहूर कर दिया। शहर शहर शराब से उनकी मोहब्बत चर्चा में। वैधानिक चेतावनी सिर्फ इश्तिहारों में रह गई है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बेंगलुरु में शराब के लिए कतार तो लंबी लगी, लेकिन यहाँ अनुशासन भी नजर आया। लोग एक दूसरे से दूरी का पालन करते हुए कतार में खड़े नजर आए। पुणे में तो लोगों को सब्र ही नहीं हुआ। शहर के औंध इलाके की इस तस्वीर को देखिए। दुकान का शटर डाउन है और उसके बाहर इंतजार में लंबी कतार है। लोग एक दूसरे से दूरी का पालन करें, इसके लिए बाकायदा बांस की बल्लियां लगाई गई थी। कर्नाटक के हासन की तस्वीर देखिए। यहाँ शराब की दुकान खुलने से पहले बाकायदा मंत्र पढ़े गए, लेकिन रेड जोन वाले भोपाल में ये तय नहीं हो पाया है कि शराब की दुकानें खोली जाएं या नहीं। सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी भी भोपाल में बंद है। कलेक्टर के मुताबिक भोपाल रेड जोन में आता है और इसीलिए यहाँ पे फिलहाल जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत कलेक्टरों को ही फैसला लेने का अधिकार भी है और इसीलिए ये तय किया गया है कि राजधानी भोपाल में फिलहाल जो नई गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक जो छूट मिलनी चाहिए फिलहाल वो नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन इस बार कई रियायतें भी दी गई हैं, जिनमें शामिल है शराब की दुकानों को खोलना। हालांकि साथ में ये शर्त भी रखी गई है कि ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। जो लोग शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं उन्हें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी इस नसीहत का पालन करना चाहिए, नहीं तो ये मजा सजा में तब्दील हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
अब बात प्रवासी मजदूरों की करेंगे। उनके घरों तक उन्हें पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस पर नई तरह की सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार गरीब मजदूरों से टिकट के पैसे वसूल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तुरंत पलटवार किया कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि किसी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बेचा जा रहा है। पात्रा ने कांग्रेस को नसीहत दी कि बीजेपी की राज्य सरकारें इसका खर्च उठा रही हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपनी पार्टी की राज्य सरकारों को भी ऐसा करने का निर्देश दें। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि इस मामले पर रेलवे और सरकारी सूत्रों का क्या कहना है। रेलवे ने साफ कहा है कि किसी स्टेशन पर टिकट नहीं बेचे जा रहे, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन की सुविधा दे रही है जिन्हें राज्य सरकार की ओर से पास दिया गया है। उधर सरकारी सूत्रों ने भी ये दावा किया कि टिकट पर केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, राज्य सरकारों से सिर्फ 15% खर्च लिया जा रहा है। लेकिन जब विपक्ष का हमला जारी रहा तो सरकारी सूत्रों के हवाले से नई जानकारी सामने आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 15 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए टिकट के लिए जिस मॉडल को अपनाया गया है उसके मुताबिक उत्तर पश्चिम रेलवे को उस राज्य से पैसा मिल रहा है जहां से मजदूर रवाना हो रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे को 2 ट्रेनों के लिए उस राज्य से पैसा मिल रहा है जहां मजदूर जा रहे हैं। दक्षिण मध्य रेलवे को सेंडिंग स्टेट यानी कि जहां से पैसेंजर जा रहे हैं उनसे पैसा मिल रहा है। वहीं मध्य रेलवे को 3 ट्रेनों के लिए सेंडिंग स्टेट के पैसेंजर्स ने पैसा दिया है। दक्षिण रेलवे को 6 ट्रेनों में से अब तक 3 ट्रेन का पैसा उस राज्य से मिला है जहां से मजदूर रवाना हुए हैं। पश्चिम रेलवे को सेंडिंग स्टेट के जरिए एनजीओ ने पैसा दिया है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ महाराष्ट्र सरकार टिकट के पैसे ले रही है। आइए अब इस मसले पर आपको दिखाते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू का क्या कहना। एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज सभी पीसीसी को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक जाने का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर तरह से मजदूरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रदेश में जहां के भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके प्रदेशों तक छोड़ने की व्यवस्था कांग्रेस करेगी। प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। कल एक तरह से गुजरात और महाराष्ट्र से मजदूरों का एक जत्था रवाना हुआ तो दूसरी तरफ 2 जत्थे प्रयागराज और आगरा पहुंचे। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां मजदूरों को अपने घर जाने के लिए प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी के कोवरू में जब प्रवासी मजदूरों ने अपने अपने घर भेजने के लिए प्रदर्शन किया तो पुलिस की लाठियां बरसने लगी। तमिलनाडु के कुडानकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के मजदूर भी अपने घर जाने को तरस रहे हैं। मजदूरों का कहना है उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द घर भेजा जाए। उधर मजदूरों को लेकर ट्रेनों का यूपी पहुंचना जारी है। अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर कल एक स्पेशल ट्रेन आगरा पहुंची तो एक अन्य स्पेशल ट्रेन साबरमती से मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची। मुंबई से भी मजदूरों को भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। मजदूरों को घर भेजने से पहले बीएमसी क्लिनिक में उनकी सेहत की जांच की जा रही है। लेकिन तेलंगाना के मेडचल में ये मजदूर उतने खुशकिस्मत नहीं हैं। उन्हें सरकार की सुविधा नहीं मिली तो वो पैदल ही निकल पड़े। तेलंगाना में करीब 4 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। उधर बेंगलुरु के बस अड्डे में मजदूरों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। सरकार ने मजदूरों की आवाजाही के लिए 3 दिन का समय दिया था जो कल खत्म हो रहा है। इसीलिए मजदूर जल्द से जल्द शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं लॉकडाउन 3 के पहले दिन गुजरात के अहमदाबाद में कैसे हालात हैं, देखिए हमारी संवाददाता गोपी घांगर की ये रिपोर्ट।
लॉकडाउन 3 की आज से शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने कई सारी चीजों में ढील दे दी है, लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के आंबावाड़ी इलाके में और यहाँ पे सिर्फ जीवन जरूरियात की चीजें ही मिल रही है और उसमें भी सोशल डिस्टेंस को पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए कहा गया है। दरअसल गुजरात में कोरोना के 5000 से अधिक केसेस सामने आए हैं, वही अहमदाबाद जो है वो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो पुराना अहमदाबाद में ज्यादा केसेस आए हैं। अकेले अहमदाबाद में ही 3500 से ज्यादा केसेस होने की वजह से ये हॉटस्पॉट है कोरोना का। वैसे में लगातार जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि जो 33% ऑफिसेस से कि 33% स्टाफ के सहयोग से जो आज ऑफिसेस खुलनी थी उसे भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो कोरोना है, कोरोना लगातार फैल रहा है, तो उसकी वजह से जो रेड जोन इलाके हैं, खास करके पुराना अहमदाबाद, वहां पे तो पूरी तरीके से अहमदाबाद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 17 मई तक चलेगी। वहीं अलग अलग राज्यों से मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लॉकडाउन में बंद हुई फैक्ट्रियों को रीस्टार्ट करने का मंत्र क्या है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक हिस्सा है कि आप किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इसेंशियल चीजें बन रही हैं, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है और जिनको कुछ रियायतें भी दी गई 20 अप्रैल के बाद, उन प्रोडक्शन यूनिट्स पे क्या चल रहा है। तो आज हम स्वामी रामदेव से चर्चा तो करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे, क्योंकि यहां पर हम पतंजलि के इस फूड पार्क में हैं और आप तो इसेंशियल आइटम्स से लेकर यहां पर इम्यूनिटी से लेकर हम कहें तो मेडिकल भी, क्योंकि सैनिटाइजर भी बनता है यहाँ। तो आज आप हमारा टूर कराएंगे यहाँ का। हाँ, हमने पतंजलि और रुचि सोया 2 बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हम चला रहे हैं। यहाँ पर करीब हमारे पास में महीने में 5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसमें घी, तेल से लेकर के हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, बाथिंग सोप्स, जो सैनिटाइजेशन के लिए जितने भी चीजें प्रयोग होती हैं। हमने शायद एक दिन ये फैक्ट्री बंद रही होगी पूरे लॉकडाउन के दौरान। हमने सेकंड डे से ही सारे चीज़ों को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम सारे के सारे फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, घी, आटा, तेल और जो भी दाल, चावल, सब कुछ मसाले, तो दूसरे दिन से ही हमने पहले 1/3 कैपेसिटी को चालू किया, फिर हाफ अब फुल प्रोडक्शन पर 24 घंटे यूनिट चलती है। तो हम अंदर चलते हैं। जरूर। इम्यूनिटी के लिए खाया जाता है च्यवनप्राश, पर क्या च्यवनप्राश बनते हुए भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? केंद्र सरकार ने जो कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम रखनी होगी, उन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। अव्वल ये, और स्वामी जी, मैंने च्यवनप्राश आपका हमेशा बनते देखा पतीलों पर, आज मैं देख रही हूँ पतीले पीछे रखे हुए हैं और च्यवनप्राश यहाँ मशीन पर है। श्वेता जी, पहले तो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम बनाए गए, उसकी हमने पूरी बुकलेट ही बना रखी है। और ये सारे प्रोटोकॉल करीब 2 लाख लोग पतंजलि रुचि सोया के प्लांटों से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन में सब लोग काम करते हैं, तो सब प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते हैं। जहाँ तक आपने च्यवनप्राश की बात पूछी, तो जो पीछे पतीले रखे, ये पतीले पहले मैं 10 रुपए का उधार में, मतलब किराए पर लाया करता था, और उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे 25 सालों में चीज़ों का ऑटोमाइजेशन किया। अब ये जो च्यवनप्राश बन रहा है, पहले इसको हाथ से घोटा करते थे, मैंने खुद घोटा है, और अब इसका पूरा जो है यांत्रिकीकरण कर दिया गया है। तो कोरोना के समय में बिना छुए, अगर किसी बिना इंसानों के उस तरीके से मशीन का ज्यादा प्रयोग, ये बेहतर है। ये कोरोना के संकट काल में भी, और यदि आप इसको हाइजीन की दृष्टि से भी देखें,
तो बिना किसी हैंड टच के पूरा पतंजलि का ये च्यवनप्राश तैयार होता है। और उसके लिए पूरा ये जो प्लांट आप देख रहे हैं बहुत बड़ा प्लांट है, वहां से लेकर के और आगे दूर तक। तो क्योंकि इस समय यद्यपि इसका मेन सीजन तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, लेकिन अभी डिमांड इतनी है कि सारा मार्केट से च्यवनप्राश खत्म हो गया था, इसलिए नया बैच बनाना पड़ रहा है। तो ये बोतल तो निकल रही, इन बोतलों के बीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उनमें सोशल डिस्टेंस उनके हिसाब से है, माने उनमें करीब 1 फीट का फासला रहता है एक डब्बे के बीच में। यहाँ करके फिर ये ऑटोमेटिक वहां से पूरा च्यवनप्राश तैयार होकर के पाइपलाइन से नीचे आ जा रहा है। और नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पर 1 किलो एक डब्बे के अंदर ऑटोमेटिक भरा जाता है। भरने के बाद में फिर ये च्यवनप्राश आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये आप देख रहे हैं गर्म है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं। और इसके अंदर भरने के बाद में फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन लगाने के बाद में इसको फिर सील कर देते हैं और फिर ये ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाता है पेटी के अंदर। तो कहीं पर भी जो च्यवनप्राश है वो हैंड इसमें टच नहीं होता है, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम है। और 100% इसमें हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है। और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ये च्यवनप्राश दे रहे हैं। तो ये सैनिटाइजर का प्लांट है, चूंकि आज की तारीख में सब चाहते हैं कि हाथ स्वच्छ रहें और साफ रहें, तो ये सैनिटाइजर यहाँ पे। लेकिन स्वामी जी, आपने स्टाफ घटाने को लेकर जो सरकार की तरफ से कहा गया वो क्या किया गया है? हमने लगभग 50% यहाँ स्टाफ कर दिया है और 3 शिफ्ट कर दिए हैं। और हमने एक भी आदमी को नौकरी से नहीं निकाला है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखा है और लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखा है कि एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कुछ एसेंशियल चीजों के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज, खाने पीने की चीजें अगर उधर भी चलते हैं। शुरू में जब आप लोगों ने एसेंशियल चीजों का प्रोडक्शन ऑन रखा तो क्या आपको सप्लाई में दिक्कत आई थी? शुरू में 2-3 दिन जरूर दिक्कत आई, गेहूं की भी सप्लाई पूरी नहीं हो पाई और ट्रकों की मूवमेंट में भी बहुत दिक्कत आई। तो हमने पीएमओ में भी बात की, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी बात की और 3 दिन के अंदर ही उन चीज़ों को फिर ठीक कर लिया गया। और आज करीब हमारे 1000 से ज़्यादा अपने ट्रक्स हैं पतंजलि के। और आटे से लेकर के, दलिया से लेकर के, बेसन से लेकर के, घी, तेल, मसाले सब हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। हमेशा से स्वदेशी का कॉल देते थे और आज जो है वो समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। तो उसमें स्वदेशी एक बार फिर ये बता रहा है कि स्वदेशी अगर रहेगा तो चाहे दुनिया से हमारा संपर्क कटा रहे लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेशी का जो हमने संकल्प इस देश के सामने दिया वो इसी दृष्टि के साथ दिया कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। और इसी आत्मनिर्भरता ने भारत को आज तक इस जंग में मजबूती से खड़ा करके रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के। नमस्ते। कोरोना काल में कहीं पुलिस वाले मददगार बन रहे हैं तो कहीं खाकी वर्दी वालों की गुंडागर्दी दिख रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक पुलिस वाले ने डेयरी मालिक को काफी बुरी तरीके से पीटा। डेयरी की दुकान में मुक्केबाजी करते ये सुसनेर थाने के दारोगा विवेक कानूडिया हैं। दारोगा जी लॉकडाउन में शहर का चक्कर लगाने निकले थे। उन्हें सामने एक डेयरी खुली दिखी। बस क्या था, दारोगा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। वो ये भी भूल गए कि प्रशासन ने ही सुबह 7 बजे से 9 बजे तक डेयरी खोलने की परमिशन दी है। उन्होंने डेयरी में काम कर रहे एक कर्मचारी को दनादन मुक्के मारने शुरू कर दिए। गनीमत रही कि मुक्का खाकर गिरा कर्मचारी खौलते दूध में नहीं गिरा, वरना सोचिए क्या हाल होता। सुसनेर के बाजार में दारोगा जी के गुस्से का शिकार कुछ और लोग हुए।
एक और तस्वीर देखिए, कैसे थानेदार विवेक कनोडिया एक और कर्मचारी को ढूंढ रहे हैं। खाकी के खौफ की ये दास्तान अब बड़े अफसरों तक पहुंची है। डेयरी मालिक ने बेवजह मारपीट की शिकायत की है। उन्होंने बिना किसी कारण के आके यहाँ मारपीट की। वो एक बार निकल गए तो उसके बाद जाने के बाद रिटर्न गाड़ी लेके आए वो, और हमारे पास आके मैं उनके पास गया था कि कुछ काम है, उन्हें क्या दूध लेना, इसलिए उनके पास गया तो उन्होंने बिना बात किए मारना शुरू कर दिया। अब देखना है कि बेवजह दनादन मुक्के बरसाने वाले दरोगा जी पर एक्शन कब होता है। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, आज तक।